ना बोले। अपना टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक सबको पता होगा। आज का जो टॉपिक है वो है सांप्रदायिकता। आज हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के बारे में। एक बार मैं आप सभी को सांप्रदायिकता के सारे डायमेंशन कवर कर देता हूँ, ताकि आप अगर मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करते हैं तब भी ये काम आ जाए। डायमेंशन के अंदर हम जो चर्चा करेंगे वो जो बिंदु कौन कौन से होंगे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको किस किस पे चर्चा कर लेते हैं हम। हमारी चर्चा के बिंदु होंगे कि सांप्रदायिकता होती क्या है। पहले चर्चा ये करेंगे कि सांप्रदायिकता होती क्या है, उसकी परिभाषा देखेंगे। फिर सांप्रदायिकता के तत्व या फिर उसके स्तर देखेंगे। उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे सांप्रदायिकता की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर हम करेंगे भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हो गया। उसके बाद देखेंगे कि सांप्रदायिकता के कारण क्या नहीं है। और फिर हमारा जो अगला बिंदु होगा वो होगा सांप्रदायिकता के परिणाम या फिर उसके प्रभाव क्या होंगे। और फिर उसके समाधान की बात करेंगे। आप सभी मेंबरों से समाधान पूछा गया था टॉपिक में, और सबके व्यू जाने जाएंगे समाधान के ऊपर। लेकिन जिस मेंबर को सांप्रदायिकता का वास्तव में मतलब नहीं पता है, इससे पहले मैं सबको ये बता दूं कि सांप्रदायिकता होती क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे विकास हुआ भारत में और उसके क्या कारण थे। इस सारे बिंदु एक बार मैं कवर कर देता हूँ जल्दी से। देखो, सबसे पहले मैं चलता हूँ सांप्रदायिकता की परिभाषा के ऊपर। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो सांप्रदायिकता हम किसको कहेंगे। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या समूह, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई समूह हो, उसके द्वारा जब राजनीतिक कार्यों को धर्म के आधार पर किया जाता है या फिर धर्म में राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। इन सब कारणों से अगर दो समुदायों या दो से अधिक समुदायों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा होती है तो ये सांप्रदायिकता कहलाती है। परिभाषा आपको पता चल गई सांप्रदायिकता की। उसके बाद में मैं आपको सांप्रदायिकता के तत्वों की बात करना बता देता हूँ। सांप्रदायिकता के तत्व या फिर मैं स्तर भी बोल सकता हूँ इनको। तीन स्तर होते हैं, मूल रूप से तीन स्तर होते हैं, जिनको मंद बोलते हैं, फिर मध्यम और फिर चरम। तीन स्तर हो गए। मंद, जिसको माइल्ड भी कह सकते हैं, मध्यम का मतलब मॉडरेट है, और फिर चरम, चरम का मतलब एक्सट्रीम में पहुंच जाती है। मंद स्थिति में क्या होता है, एक बार देखते हैं कि सांप्रदायिकता का मंद स्थिति में क्या होता है। मंद स्थिति में ये होता है कि इस अवस्था में यह माना जाने लग जाता है कि जो लोग एक ही धर्म का पालन करते हैं, जो लोग एक ही धर्म का पालन करते हैं, उन सब के धर्मनिरपेक्ष हित समान होंगे। मंद स्थिति में ये माना जा रहा है कि जो एक ही धर्म का पालन करते हैं उन सब के जो धर्मनिरपेक्ष हित है वो सब समान होंगे। अब धर्मनिरपेक्ष हित अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार के जितने भी हित है जो धर्म से अलग हैं, वो सब उनके समान नजर आने लगते हैं उनको। फिर अगला जो स्तर आता है सांप्रदायिकता का वो है मध्यम। मध्यम के अंदर क्या होता है कि यहाँ धर्म के अनुयायी आपस में ये मानने लगते हैं कि एक धर्म के जो भी अनुयायी हैं जितने भी, वो सब ये मानने लगते हैं कि उनके धर्मनिरपेक्ष हित दूसरों के धर्मनिरपेक्ष हितों से असमान और भिन्न है, असमान भी है और भिन्न भी है। यहाँ यहाँ समस्या ये पैदा होगी, एक बार बीच में कौन बोल रहा है प्लीज रुके आप। यहाँ समस्या ये होगी कि इन लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि उनके हित अन्य अनुयायियों से, अन्य धर्म के अनुयायियों से भिन्न हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ठीक है, ये है मध्यम स्तर। उसके बाद जो अगला स्तर आता है वो आता है चरम का स्तर। चरम के स्तर में क्या माना जाता है कि एक धार्मिक समुदाय अन्य धार्मिक समुदाय के हितों को अपने हितों से असंगत मानने लगता है, विरोधी मानने लगता है, प्रतिकूल मानने लगता है। ये स्थिति बहुत ही डेंजर हो जाती है। यहाँ आकर स्थिति थोड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और सांप्रदायिकता अपने चरम स्तर पे पहुंच जाती है। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ने की बात करता हूँ। आगे हम सांप्रदायिकता की विशेषताओं की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी को भी परिभाषा के अंदर सांप्रदायिकता होती क्या है और कौन कौन से स्तर है, इसमें समस्या है तो एक बार आप एक एक करके बोल सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अगला जो बिंदु है हमारा है वो सांप्रदायिकता की विशेषताएं। विशेषताओं की बात करें तो सांप्रदायिकता एक रूढ़िवादी होती है, रूढ़िवादिता पे आधारित होती है। रूढ़िवादिता मानसिकता होती है सांप्रदायिकता की, और उसके बाद में असहिष्णुता पे आधारित होती है। बिल्कुल सहिष्णु नहीं होती है सांप्रदायिकता में, असहिष्णुता निहित होती है। ये अन्य धर्मों के प्रति घृणा पैदा करती है, अन्य धर्मों के प्रति घृणा पैदा करती है और घृणा का ही प्रचार करती है। ये अन्य धर्मों और उनके मूल्यों को समाप्त करने का विचार रखती है। ये सांप्रदायिकता की स्थिति में व्यक्ति ये चाहने लगता है कि वो दूसरे धर्मों के मूल्यों को समाप्त कर दे और दूसरे धर्मों को भी नष्ट कर दे। ये हिंसा जैसे अतिवादी, जो हिंसा के जैसे अतिवादी कार्य होते हैं, अतिवादी करते होते हैं, उनको करने के लिए प्रेरित करती है। और ये व्यक्ति को एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करने लगती है। विशिष्ट दृष्टिकोण का मेरा मतलब यहाँ ये है कि यह ये बताने लगती है व्यक्ति को कि वो
खुद उसका जो खुद का धर्म है वो अन्य सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे जितने भी धर्म है वो सारे के सारे उसके धर्म से भिन्न है। तो ये इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रदान करती है। ठीक है, सांप्रदायिकता की विशेषताएं मैंने बता दी कुछ। उसके बाद हम सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो पनपी है वो है भारत में सांप्रदायिकता का विकास। ये विकास कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। विकास की अगर हम बात करें कि सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ तो इसको हम दो चरणों में लेके चलेंगे। दो चरण कौन कौन से हैं? एक तो स्वतंत्रता से पूर्व देखेंगे कि सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, और फिर जब भारत आजाद हो जाता है अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है। दोनों डायमेंशन को हम अच्छी तरह से कवर करते हुए आगे चल रहे हैं। उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे एक बार पूछ लिए जाएंगे। स्वतंत्रता से अगर पूर्व देखें हम तो ये कांग्रेस के समय में हुई थी। सांप्रदायिकता का विकास स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का जो टाइम रहा है उसके दौरान हुए हैं। इससे पहले अगर हम कांग्रेस से पहले अगर हम देखें सांप्रदायिकता जैसी घटनाएं तो बहुत छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उनको हम सांप्रदायिकता का नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो किसी धर्म को टारगेट करके नहीं की गई थी, वो छोटे मोटे सामाजिक असामाजिक तत्वों के कारण हुई घटनाएं हैं। होता क्या है, कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस का एक नरमपंथी चरण चलता था। जो कांग्रेस का नरमपंथी चरण था उस टाइम पे कुछ सांप्रदायिकता का विकास होता है और उसके बाद में कांग्रेस का उग्रवादी चरण आता है, उसमें भी सांप्रदायिकता का विकास होता है। इसके अंदर जो जिम्मेदार कारक थे इस टाइम पे, जो जिम्मेदार थे सांप्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक थे, उनके अंदर कुछ मुस्लिम नेताओं का समूह था और कुछ हिंदू नेताओं का समूह था। और सबसे बड़ा योगदान देने वाले अंग्रेजी राज था। सबसे बड़ा योगदान देने वाला अंग्रेजी राज था। ठीक है, एक इनकी चर्चा करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात की, कि भाई स्वतंत्रता के पश्चात कैसे इनका विकास हो रहा है, इसके अंदर कौन कौन योगदान दे रहे हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अर्थव्यवस्था धीमा विकास हो रहा था। स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था का धीमा विकास हो रहा था, इसके कारण भी सांप्रदायिकता बढ़ी है। और अनुचित सांस्कृतिक संश्लेषण हो चुका था। हमारी स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक संश्लेषण ठीक तरीके से नहीं हुआ था, जिसके कारण भी सांप्रदायिक तत्व बढ़ते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं हो गई थी, सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा था। लोकतांत्रिक युग में राजनीतिक लामबंदियां शुरू हो चुकी थी। हमारा भारत आजाद हो चुका था और आजाद भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई थी और लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत जरूरी होते हैं। चुनावों के अंदर अपनी सत्ता लेके आने के लिए कुछ नेताओं ने राजनीतिक लामबंदियां शुरू कर दी थी, जिससे सांप्रदायिकता को प्रेरित किया गया था। ये सब कारण मैंने बता दिए कि सांप्रदायिकता का विकास क्यों हो रहा है। अगर इनकी डिटेल से आप बात करोगे तो मैं डिटेल से भी इनके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे अगर थोड़ा सा और चलते हैं हम आगे, तो कुछ उदाहरणों की बात कर लेता हूं मैं कि स्वतंत्रता के बाद में ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके अंदर हम चरम सांप्रदायिक स्थिति को देख सकते हैं। जैसे 1984 के अंदर सिख विरोधी दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आप सबको पता है। उसके बाद में सिखों की बहुत बड़े स्तर पर हत्या की गई थी। और कश्मीर में पंडितों का मुद्दा भी देख सकते हैं 1989 के अंदर आप। फिर बाबरी मस्जिद देख सकते हैं, बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी 1992 के अंदर, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद में बाबरी मस्जिद से संबंधित गोधरा दंगे देखे गुजरात के अंदर, क्योंकि बाबरी मस्जिद के अंदर बाबरी मस्जिद घटना के अंदर अयोध्या के अंदर एक ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे, वो वहां से वापस लौट रहे थे और वापस लौटते टाइम लगभग 4-5 डिब्बों की आग लगा दी गई थी। तो ये गोधरा दंगा हुआ था। और आसाम के अंदर भी देख सकते हैं 2012 में हुए थे दंगे। इस प्रकार की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चले तो सांप्रदायिकता के कारणों की बात करते हैं। सांप्रदायिकता के कारणों के अंदर क्या क्या निहित है। कारणों के अंदर मैं इन कारणों को इस आधार पे बांट के लेके चल रहा हूं ताकि सारे डायमेंशन कवर हो जाए। जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, मीडिया संबंधी कारण। राजनीतिक कारणों में अगर मैं चर्चा करूं कि राजनीतिक कारणों में कौन कौन से कारण आएंगे, तो उनके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कोई भी अंग्रेजी राज था उस टाइम की बात करते हैं। अंग्रेजी राज के अंदर अंग्रेजों ने फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाई थी। और फूट डालो राजगुरु नीति का जो सबसे बड़ा प्रबल हथियार लिया था उन्होंने सांप्रदायिकता को माना था। हिंदू मुस्लिम को अलग अलग दो टुकों में बांटकर उन्होंने राज करना शुरू कर दिया था। तो ये कुछ राजनीतिक कारण होते हैं स्वतंत्रता से पहले। और स्वतंत्रता के बाद में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अप्रत्यक्ष तरीके से इस सांप्रदायिकता का सहारा लेकर सत्ता पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की अगर बात करोगे तो पहले भी आर्थिक कारण बहुत बड़ा मजबूत कारण रहा है सांप्रदायिकता के विकास में। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों के टाइम पे मुसलमान मुस्लिम जो वर्ग था उसके शिक्षा का स्तर बहुत कम था, रोजगार भी बहुत कम था वहां, तो वो पिछड़ चुके थे। और मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम नेता आते हैं, वो उनको
एकजुट करने की कोशिश करते हैं और हिंदू विरोधी भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो आर्थिक कारण बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वर्तमान समय में भी आप इस कारणों को देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से असमान विकास हो रहा है, असमान सामाजिक विभाजन हो रहा है, गरीबी है, कई वर्गों के अंदर बेरोजगारी है, ये सब तत्व इसको प्रेरित ही करते हैं। प्रशासनिक कारणों की अगर मैं बात करूं, तो प्रशासनिक कारणों में क्या होता है कि कई बार प्रशासनिक मशीनरी होती है, वो इस जैसे पुलिस की बात कर लूं मैं, ये क्या करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लेती हैं और उस दुरुपयोग की वजह से वो वर्ग विशेष को टारगेट करके लोग उसका प्रचार प्रसार भी कर देते हैं, तो वहां से भी सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। सामाजिक कारण है कुछ इसके। सामाजिक कारणों में अगर मैं बात करूं, जैसे गोमांस का सेवन हो गया, हिंदू उर्दू भाषा से संबंधित विवाद हो गई, या फिर कुछ और भी धार्मिक या धर्मांतरण हो गया, अंतरजातीय विवाद जिसमें लव जिहाद का मामला आ जाता है, ये सब इसके सामाजिक कारणों में शामिल हो जाएंगे। फिर मनोवैज्ञानिक कारण की अगर मैं बात करूं, मनोवैज्ञानिक कारण में क्या होता है कि दो समुदायों के लोगों के बीच में इस प्रकार की मनोवृत्ति विकसित कर दी जाती है, ताकि वो दूसरे समुदाय के लोगों को अपने विरोधी समझने लग जाते हैं, उनके प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति पैदा कर दी जाती है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। और मीडिया का तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा रोल यही निभा रही है वर्तमान समय में, तो ये अफवाह फैला देती है, एक पक्षीय खबरें दिखा देती है और झूठी खबरें दिखा देती है, ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस प्रकार से मैंने सांप्रदायिकता के कारण बता दिए। अब सांप्रदायिकता के प्रभावों की अगर मैं बात करूं, तो सांप्रदायिकता के प्रभावों के अंदर कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे बड़ा प्रभाव हमारे संवैधानिक मूल्यों पर पड़ता है। संवैधानिक मूल्यों के ऊपर, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा एक मूल्य है जो है धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी भाग है। तो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठते हैं। फिर एकता अखंडता जैसी बात आती है संविधान के अंदर, उनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। राजनीति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि धर्म आधारित राजनीति होने लगती है और ऐसी राजनीति को बढ़ावा मिलता है जिससे शोषण स्वच्छ लोकतंत्र है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा खतरा आने लग जाता है। कुछ समाज के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। समाज के ऊपर अगर मैं प्रभावों की बात करूं, तो समाज के अंदर भय का माहौल पैदा हो जाता है, ईर्ष्या का वातावरण पैदा हो जाता है, या फिर धार्मिक गुटबंदियां बनने लग जाती हैं। इस प्रकार के समाज पे प्रभाव पड़ रहे हैं। और अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि क्षेत्रीय असमानता होती है, वर्गीय असमानताएं होने लग जाती हैं, और फिर दूसरा, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, हर व्यक्ति को रोजगार के अंदर प्रॉपर तरीके से समानताएं नहीं दी जाती हैं। और प्रशासन के ऊपर भी प्रभाव पड़ते हैं। प्रशासनिक जो मशीनरी है, वो इस प्रकार के दंगों को शांत करवाने में लग जाती है, तो उसके जो नित्य कार्य हैं, जरूरी कार्य हैं, विकासात्मक कार्य हैं, वो अवरोधित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये इनके प्रभाव बता दिए। अब मैं समाधान की बात करता हूँ। देखो, मेरी तरफ से समाधान मैं लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले आप सब लोगों से एक बार मैं जान लेता हूँ कि आप क्या क्या समाधान जानते हैं, वो एक बार आप बता दो। तो मैं अभी बता रहा हूँ, आप समाधान पेश करें कि आपने सांप्रदायिकता के क्या क्या समाधान सोचे हैं। अगर कुछ भी है दिमाग में, वो बोलिए। शुरू कर सकते हो, एक एक करके बता सकते हो आप। कोई मेंबर बताइएगा। कोई भी मेंबर एक बार प्लीज। प्रवीण भाई, अमित कुमार, लाल बहादुर जी। अगर यहाँ तक मैंने जो कुछ भी बताया उसमें कहीं प्रॉब्लम भी आई है आपको, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। कोई मेंबर नहीं है, तो मैं समाधान बता देता हूँ आपको। समाधान बताने के बाद में आप अपने विचारों को जिस जिस हिसाब से भी, जिस लहजे में रखना चाह रहे हैं, अब रख देना। देखो, मैंने समाधान को इस हिसाब से डिजाइन किया है, ताकि आप अगर इसको आंसर राइटिंग में भी काम में लो, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। जैसे मैंने समाधान पेश किए हैं कई स्तरों के ऊपर। मैंने समाधान के अंदर शामिल किया है प्रत्येक नागरिक को, समाज को, कार्यपालिका को और विधायिका को, ठीक है। और नागरिक के मैंने कर्तव्य बताए हैं कुछ। उन कर्तव्यों के अंदर ये है कि हमारे प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को आपसी भाईचारे की जो भावना है, उसको प्रेरित करना होगा, उस भावना को अपने हृदय में संजोना होगा, और दूसरों को भी उस भावना के प्रति उत्साहित करना होगा, ठीक है। ईर्ष्या है, घृणा है, इन इन सबको छोड़ना होगा। ये प्रत्येक भारतीय का अगर
कर्तव्य बन जाएगा तो सांप्रदायिकता काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरा, समाज के कर्तव्यों के अंदर अगर हम देखें, समाज अपनी तरफ से क्या भूमिका निभा सकता है सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, तो समाज क्या कर सकता है कि कुछ सामाजिक संगठन तैयार कर सकता है। उन सामाजिक संगठनों के माध्यम से दो समुदायों के अंदर अगर इस प्रकार के कोई भी विवाद होते हैं तो उनको निष्पक्षता के साथ सुलझा सकता है और उनके अंदर समन्वय स्थापित करवा सकता है, उनके समाधान, व्यवहारिक समाधान उत्पन्न करवा सकता है। ठीक है, तो ये समाज की कुछ भूमिका हो सकती है। उसके बाद में मैं कार्यपालिका के अगर कुछ कामों की बताऊं कि कार्यपालिका कैसे इसको रोक सकती है, तो प्रशासनिक मशीनरी के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक उचित ट्रेनिंग दी जा सकती है। उचित ट्रेनिंग के माध्यम से वो सांप्रदायिकता जैसे तत्वों को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, कार्यपालिका के प्रत्येक स्तर के ऊपर हर व्यक्ति, हर कर्मचारी को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और उसको किसी भी ऐसे ऐसी मतलब कि कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे वो किसी वर्ग से जोड़ के देखा जा सके। दूसरा, कार्यपालिका को जो नियम बनाए जाते हैं विधायिका के द्वारा उनको सख्ती के साथ लागू करना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि कार्यपालिका कुछ ऐसे संगठन होती हैं जैसे कोई एनजीओ वगैरह हो गया या फिर कोई सोसाइटी होगी, इन सबको सहयोग कर सकती है और उनको प्रेरित कर सकती है, उनके साथ सहयोग करके उस सांप्रदायिक तत्वों को दबा भी सकती है। उसके बाद में मैंने विधायिका की भी कुछ उत्तरदायित्व बताए हैं ताकि वो भी इसको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। विधायिका के अंदर आपको पता है कि सांप्रदायिकता के मूल कारणों को जानकर उसको कुछ कानून बना देना चाहिए और वो कानून कठोर होना चाहिए। उस कठोर कानून को प्रभावी तरीके से लागू भी करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक कानून भी बनाया था विधायिका ने, सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक 2005। तो उस कानून को भी बहुत ज्यादा कठोरता के साथ लागू करवाना चाहिए। ठीक है, और विधायिका क्या कर सकती है कि एनजीओ वगैरह हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं कुछ ऐसी, उन सबको प्रोत्साहित कर सकती है, उनको प्रेरित कर सकती है ताकि वो सांप्रदायिकता के क्षेत्र में काम करे और सांप्रदायिकता को कम करने की कोशिश करे और यहाँ तक कि जड़ से ही खत्म किया जाए इसको। तो ये इस प्रकार से मैंने कुछ समाधान तैयार किए हैं। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप बता सकते हैं। किसी भी मेंबर को कोई पूछना है? बोलिए प्लीज, आप बोलिए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बता सकते हैं आप, आपकी क्या, आपके व्यू क्या हैं सांप्रदायिकता को लेके, आप क्या समाधान पेश मतलब करना चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं, मतलब जो भी विचार हैं बोल सकते हैं आप बिल्कुल। आपने क्या कहा है, एक बार दोबारा बोलोगे? मुझे क्लियर नहीं सुना। कि हम बोले सर कि इस पर कोई विचार नहीं है मेरा अभी। अच्छा अच्छा, मतलब आपके सामने कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है अभी। और दूसरा मेंबर बता सकता है। और कोई क्वेश्चन हो आपका, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो भी पूछ सकते हो आप। प्रवीण भाई आप बताइए कुछ। सागर जी आप बताइए कुछ। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। जी देखो आप मोहन भाई आप बताओ, कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप मनीष भाई से? हाँ, किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी है आपकी, कोई पर्सन है, मैंने जो जितना भी समझा है उसको लेकर अगर कहीं समस्या है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और उसके बाद में मैंने ये कहा है कि आप कोई समाधान बताइए, तो समाधान अगर सामने किस है टॉपिक पे चर्चा हो रहा है भाई? अ, मनीष भाई किस टॉपिक पे चर्चा हो रहा है? टॉपिक तो हमने काफी दिन पहले डाल दिया था, कल ही डल गया था, सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा हो रही है। और सांप्रदायिकता अच्छा, के हमको लगा यूपीएससी प्रिपरेशन और चैनल है उस पर डिस्कशन हो रहा है, फिर देखा तो हमारे विचार वाला ही लगा। क्योंकि परवीन भाई से वहाँ पर डिस्कस करता हूँ ना डेली। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ बताइए अगर कोई ऐसा है आपके दिमाग में, कोई सांप्रदायिकता को लेकर कोई प्रश्न है या फिर नहीं, आप टॉपिक, हम अभी जस्ट जुड़ा ही हूँ, आप बताइए अगर कुछ टॉपिक किस पर बताना है, क्या करना है, क्या चल रहा है, तब मैं बता पूछ सकता हूँ, कोई डाउट हमारे हैं। देखो, टॉपिक को मैंने कंप्लीट समझा दिया है, इसको फिर हम चैनल पे डाल भी देंगे।
तो वहां से देख लेना, क्योंकि पूरा समझाना का मतलब ये है फिर से 15-20 मिनट लगेंगे, तो पूरा तो नहीं समझा पाएंगे। लेकिन आपके अगर दिमाग में कोई भी सांप्रदायिकता को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन डाला गया था टॉपिक उसमें ग्रुप के अंदर, वो ये था। संप्रदायवाद क्या होता है बताएं? क्या चीज? आइए जरा संप्रदायवाद क्या होता है? ये सांप्रदायिक, साम्राज्यवाद क्या होता है? एक मिनट मोहन जी, सांप्रदायिकता के ऊपर चर्चा हो रही है। साम्राज्यवाद, इसका ऐड कर दीजिए आप, है ना, अपन वैसे चर्चा कर लेते हैं। चलो ठीक है ठीक है। फिर आगे वाले टॉपिक में आप तैयार होके आना, उसके बाद में करते हैं, ठीक है।